हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और ये वीडियो मैं तब शूट कर रहा हूं जब मैं पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन शूट कर चुका हूं। एक एक लेक्चर को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस के बाद पूरा का पूरा ब्यूटीफुल सब्जेक्ट जो कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का टॉप मोस्ट सब्जेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल मशीन, उसको पढ़ा के बहुत मजा आया। चारों मशीन, ट्रांसफार्मर का सिंगल फेज, थ्री फेज, डीसी का जनरेटर, मोटर, इंडक्शन मशीन का सिंगल फेज, थ्री फेज, सिंक्रोनस का जनरेटर जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, और मोटर, चारों के चारों मशीन बेहतरीन तरीके से कवर हुआ है। और हम लोगों ने बोला है डिस्क्लेमर में कि एज पर द गेट सिलेबस है, बट हमने देखा कि ओवर द टाइम हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे स्टूडेंट डिप्लोमा वाले हो, चाहे वो इंजीनियरिंग सर्विसेज वाले हो, चाहे पीएसयूज वाले हो, चाहे बार्क वाले हो, और अदर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज के जो एग्जाम्स है वहां सभी जगह पे स्टूडेंट ने इसको यूटिलाइज किया है। बट हम ये क्लेम तो नहीं करते क्योंकि हर एग्जाम का अलग अलग सेटअप होता है, हमें नहीं पता कौन से स्टूडेंट का माइंडसेट कैसा है। बट बिलीव मी गाइस, इस मशीन को पढ़ने के बाद आप में ये तो है कि गेट का तो 100% हो ही जाएगा, बाकी एग्जाम का भी ये मान के चलिए कि तकरीबन 80-85% पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हो सकता है एक छोटे मोटे टॉपिक जो अलग अलग एग्जाम में एक छोटे मोटे ऐड हो जाते हैं वो हो सकता है नहीं हो, अदरवाइज 85-90% जितने भी हिंदुस्तान के एग्जाम होते हैं ये इलेक्ट्रिकल मशीन काम का सब्जेक्ट है। और जो हमने पढ़ाया है इसमें हम लोगों ने तकरीबन 300 से ज्यादा न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं, बहुत बढ़िया लेवल के, जिसमें जितने भी स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के अच्छा कंटेंट हो सकता है सारा का सारा इसके अंदर समावित है। जहां हमको लगा कि इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है वो डेरिवेशन भी कराया है, हमें लगा कि यहां पे डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं वो नहीं कराया है। कुछ पॉइंट ऐसे बताएं कि जैसे होता है ना, कई चीजें समझने के लिए जरूरी होती है बट एंड रिजल्ट आने के बाद उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, तो इसीलिए हमने बोल भी रखा है कि ये गेट वाले सिर्फ लास्ट का ध्यान रखना, बट समझाने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमने पढ़ाया। इवन कंस्ट्रक्शन डिटेल जो डिप्लोमा के बेस्ड डिप्लोमा बेस्ड जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां बहुत पूछे जाता है, वो कंस्ट्रक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छे से कवर है, आप जाके एंजॉय कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, इस मशीन में आपको क्या मिलेंगे, कुछ व्हाइट बोर्ड के लेक्चर मिलेंगे और कुछ स्मार्ट बोर्ड के लेक्चर मिलेंगे। तो हुआ क्या कि सबसे पहले जैसे हम लोगों ने नेटवर्क थ्योरी व्हाइट बोर्ड पे शूट किया, फिर स्मार्ट बोर्ड पे शूट किया, तो वो सब्जेक्ट शूट करना बड़ा आसान था। बट जब इलेक्ट्रिकल मशीन को हमने देखा व्हाइट बोर्ड पे जब शूट करा और जब हमने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना स्टार्ट किया, मेरे ट्रांसफॉर्मर में आपको मिलेंगे 10 एक लेक्चर आपको स्मार्ट बोर्ड पे मिलेंगे, और जैसे मैं बीएच कर्व पढ़ाने गया या कंस्ट्रक्शन डिटेल का पढ़ाने गया तो वहां पर मुझे लगा कि यार बोर्ड जो है ना, ये जो स्मार्ट बोर्ड का लेंथ है ये मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है, छोटा पड़ रहा है, क्योंकि व्हाइट बोर्ड थोड़ा सा और बड़ा था। तो आप फील करोगे व्हाइट बोर्ड के लेक्चर क्या होता था कि कहीं ना कहीं मूवेबल नहीं थी थिंग्स। तो व्हाइट बोर्ड पे क्या हुआ, इस पट्टी में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, फिर इसमें एक्सप्लेन किया, फिर इसमें एक्सप्लेन किया। तो उस व्हाइट बोर्ड को जब मैंने 3 टुकड़ों में तोड़ करके जो चीजें एक्सप्लेन करी, तो डेरिवेशन में कहीं पर भी ब्रेकअप नहीं था, और पिछला वाला जो भी मैं पढ़ा रहा था वो बहुत अच्छे से स्टूडेंट कनेक्ट कर पा रहा था। और बिलीव मी गाइस, मैं जब स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाने लगा तो उस व्हाइट बोर्ड पे जो मेहनत से लेक्चर बनाया उसकी मैं बराबर ही नहीं कर पाया। तो इस वजह से मुझे लगा कि व्हाइट बोर्ड के लेक्चर ज्यादा इंपैक्टफुल है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो चीजें तो वही है, चीजें तो चेंज होने से नहीं रही कि भाई बीएच का वो क्या ही चेंज हो जाएगा। पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन आज से 25-30 साल पहले जब गेट का पेपर होता था ऑलमोस्ट सिमिलर सिलेबस था, और आज भी सिलेबस सेम है, बस छोटे मोटे पॉइंट्स एड ऑन, बेसिक प्रिंसिपल्स, जो मेन पॉइंट है किसी भी मशीन में 80-90% सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, कोई भी अंतर नहीं है। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिकल मशीन का आप जो पढ़ रहे हैं ये मिक्सिंग रहेगा, कुछ ब्लैक बोर्ड पे भी मिलेंगे, कुछ व्हाइट बोर्ड पे भी मिलेंगे, और मैंने इंडक्शन मशीन में न्यूमेरिकल कुछ आपको, या डीसी मशीन में कुछ न्यूमेरिकल आपको ब्लैक बोर्ड पे, ब्लैक पे नहीं बोलूंगा, कुछ व्हाइट बोर्ड पे भी मैंने शूट करे हैं, तो मिक्सिंग मिलेगा। तो स्मार्ट बोर्ड और व्हाइट बोर्ड दोनों का मिक्सिंग है इस इलेक्ट्रिकल मशीन में। और हाँ, एक चीज और है, कई सारे स्टूडेंट को होता है सर लेटेस्ट गेट के क्वेश्चन भी होंगे, बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। जैसे ही आप पूरा ट्रांसफॉर्मर खत्म करेंगे तो ट्रांसफॉर्मर के बाद जो भी लेटेस्ट गेट में जो आए हुए क्वेश्चन है विथ रिवीजन वहां पर आपको अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए, और ये पूरा का पूरा वीडियो देखने के बाद ही परचेस करिए। आप, हमारी तरफ से कोई भी आपको फोर्स नहीं है, आप बढ़िया से डेमो लेक्चर देखिए, उसके बाद डिसाइड करिए, मजा आ जाएगा आपको। दूसरा एक चीज है कि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है कि सर दूसरे एग्जाम के लिए क्या काम आ जाएगा, डेफिनेटली काम आ जाएगा। आप चाहें तो एक मशीन पढ़ के देखिए, उसके बाद आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। वैसे तो जो नेटवर्क थ्योरी पढ़ के मुझसे इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं।
और मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं है, आप एंजॉय कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन को। व्हाइट बोर्ड की भी मिक्सिंग रहेगी, स्मार्ट बोर्ड की भी मिक्सिंग रहेगी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से इसको डील किया है। और जितने भी गेट के आने वाले जो सालों में गेट के पेपर होते जाएंगे वो भी वहां पे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हर एक मशीन के, तो उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। दूसरा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि पढ़ते पढ़ते कहीं पर भी आपको डाउट आ जाए कि सर मुझे तो ट्रांसफॉर्मर में लेक्चर नंबर 32 में ये वाले क्वेश्चन में दिक्कत है, ऐसा आ सकता है। वैसे तो हमने कोशिश करी है 0 लेवल से एडवांस लेवल एक सीक्वेंस में अगर आप पढ़ाई करेंगे डाउट्स नाक के बराबर आएंगे, बट स्टिल अगर आपको डाउट आता है तो जो जी सेंटर का एप्लीकेशन है वहां पे एप्लीकेशन पे जाना, चैट बॉक्स में लिख देना कि सर मुझे लेक्चर नंबर 32 में क्वेश्चन नंबर इसमें, और आप चाहें तो अपना सॉल्यूशन भी करके फोटो भी भेज सकते हैं वहां चैट बॉक्स पे कि सर इस वाली स्टेप में मुझे डाउट है, तो वहां पर हो सकता है मैं ऑडियो के फॉर्म में ही रिप्लाई कर दूं। आप भी अपना कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्चुअल डाउट हो तो वो ऑडियो के फॉर्म में भी भेज सकते हैं, अपने इमेज में अपना सॉल्यूशन करके भी वहां पे पूछ सकते हैं। तो ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिकल मशीन, ऐसे सारे के सारे, बट ये इलेक्ट्रिकल मशीन का चल रहा है तो मैं इलेक्ट्रिकल मशीन की बात कर रहा हूं कि मशीन को आप बहुत बेहतर ढंग से आप पढ़ाई करिए अपने टाइम टेबल के हिसाब से, नोट्स बनाना, जो मैंने बातें लेक्चर के अंदर बोली है कि जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करना है, वो सारा का सारा नोट्स एक सीरीज से बनाते हैं हम, प्रोवाइड करेंगे, नोट्स करते हैं हम लोग प्रोवाइड, बट फिर भी आप अपनी हैंड राइटिंग में अगर नोट्स बनाएंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। तो इलेक्ट्रिकल मशीन जो है वो पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जान होती है, तो हम लोगों ने इस मशीन के रिस्पेक्ट में 10 गुना मेहनत करके इस पूरे सब्जेक्ट को डील किया है। तो बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय करिए मशीन को, और 300 प्लस न्यूमेरिकल है, इससे बाहर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं 300 न्यूमेरिकल को 300 से ज्यादा ही होंगे, मैं तो मिनिमम बोल रहा हूं 300 प्लस, मतलब 400 आने वाले टाइम में हो सकता है इसमें क्वेश्चन ऐड होते 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 400-500 भी हो जाए, बट 300 तो मिनिमम रहेगा, इससे प्लस ही रहेंगे, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस को मल्टीपल टाइम आपको प्रैक्टिस करते रहना है, और एग्जामिनेशन हॉल में जब क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली आप क्रैक कर जाएंगे, क्योंकि गेट एग्जाम में तकरीबन 12 से 13 नंबर का इलेक्ट्रिकल मशीन आता है ना, कई बार 10 का भी आ जाता है, 11 भी आ जाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम लोग पूरे 10-20 साल का हिस्ट्री देखें तो 12 नंबर कहीं नहीं गए इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो ठीक है, अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं आपका, बढ़िया से इलेक्ट्रिकल मशीन को एंजॉय करिए और मजेदार तरीके से नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस करिए, और जहां डाउट हो मुझसे चैट बॉक्स पर डेफिनेटली पूछिएगा। ओके, थैंक यू। इलेक्ट्रिकल मशीन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि डराता भी है, बट इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। आपके घरों में भी हर एक घर के अंदर, या घर के अंदर भी हर एक रूम के अंदर एक सीलिंग फैन लगा होगा, वो भी एक तरह का इलेक्ट्रिकल मशीन है। आपके घर में वॉशिंग मशीन होगी या फिर रेफ्रिजरेटर को, बहुत सारी जगह ट्रांसफार्मर लगा होगा आपके घर के बाहर नुक्कड़ पर, वो भी एक इलेक्ट्रिकल मशीन का एग्जांपल है। तो आपके घर के आसपास अपनी डेली लाइफ में आपके इर्द गिर्द इतने सारे एग्जांपल मिल जाएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन के, जिसकी गिनती भी नहीं होगी। तो ये सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ये सब्जेक्ट तो आना ही आना चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ एनी इंटरव्यू, चाहे आप कॉर्पोरेट इंटरव्यू भी दे रहे हो तब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इवन कोई ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन तो पूछ ही लेगा आपसे। तो ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, और इसका एग्जाम में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो 1 बाय 1 इस सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना चाहिए और क्या मिस्टेक होती, क्यों डिफिकल्ट लगता है ये सब्जेक्ट, जिससे कि हम लोग डरते हैं। मैं ये डरा नहीं रहा हूं आपको, ये जनरल मानसिकता होती, कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये सब्जेक्ट पढ़ने में, बट वो पढ़ने में इतना डूब जाते हैं कि उसको इनकेश नहीं कर पाते मार्क्स में। कॉन्सेप्ट को मार्क्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे इंडिया में तो वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली नंबर तो लाना पड़ेगा। हाँ, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, जहां पर आपको दूसरों से कॉम्पीट कराया जा रहा है, उस एग्जाम में तो आपको नंबर लेके आना पड़ेगा। तो एक बेस्ट तरीका बताता हूं मैं अपनी तरफ से, आपको हो सकता है इससे दूसरा तरीका भी अच्छा लगे तो उस पर भी जा सकते हैं, बट मेरा जो तरीका है इलेक्ट्रिकल मशीन को प्रिपेयर करने का, जैसा मैंने पढ़ाया भी, मेरी जर्नी भी बताऊंगा कि जी सेंटर का एप्लीकेशन पर मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन को हैंडल किया है, उससे आपको काफी कुछ हेल्प मिलेगी इलेक्ट्रिकल मशीन को प्रिपेयर करने में। ठीक है, तो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर 4 मशीन होती है, ये बात तो आप जानते ही हैं। ट्रांसफार्मर, इसमें सिंगल फेस और 3 फेस दोनों होते हैं। डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर दोनों होता है। ठीक है, इंडक्शन मशीन में भी सिंगल फेस
और 3 फेज दोनों ही के दोनों होता है, और लास्ट में सिंक्रोनस मशीन, ठीक है। इसमें मोटर और जनरेटर दोनों की बात करेंगे। तो अल्टीमेटली आपके जो गेट सिलेबस में 4 मशीन होती है, ट्रांसफॉर्मर, डीसी मशीन, इंडक्शन मशीन, सिंक्रोनस मशीन। इसके अलावा भी एक स्पेशल मशीन्स होती है जो गेट के सिलेबस में तो नहीं है, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछा जाता है। बट स्पेशल मशीन वाला टॉपिक अगर आपने 4 मशीन बहुत अच्छे से पढ़ ली है तो स्पेशल मशीन जिस किसी भी स्टैंडर्ड बुक से आप रीडिंग भी लगाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। बट मेजरली ये 4 मशीन आपको कवर करनी होती है, ठीक है। और गेट की एग्जाम में अगर मैं गेट की बात करूं स्पेसिफिकली तो लगभग 12 नंबर का वेटेज होता है इन चारों मशीन को मिला के, 12 नंबर का वेटेज होता है, कभी 11 भी हो जाता है, कभी 13 भी होता है। ऑन एन एवरेज 12 मार्क्स का आता है इन चारों मशीन को मिला के, ठीक है। तो चलिए, तो इन मशीन को पढ़ने से पहले क्या कुछ प्री रिक्विजिट है? यस, प्री रिक्विजिट है। इसको पढ़ने के पहले, इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने से पहले आपको एक सब्जेक्ट आना जरूरी है। वो सब्जेक्ट का नाम है नेटवर्क थ्योरी। कौन सा सब्जेक्ट आना जरूरी है? नेटवर्क थ्योरी आपको बहुत अच्छे से आना जरूरी है मशीन को पढ़ने से पहले। उसके अलावा कोई किसी सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी क्या, सिग्नल एंड सिस्टम या किसी और सब्जेक्ट की? तो मैं बोलूंगा नहीं। आपको अगर नेटवर्क थ्योरी आता है, क्योंकि नेटवर्क थ्योरी के अंदर भी सिग्नल का एक छोटा इंट्रोडक्शन तो हो ही जाता है, तो नेटवर्क थ्योरी प्रिपेयर करने के बाद आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल मशीन को उठा सकते हैं। बट अगर कोई गेट की तैयारी कर रहा है तो मैं बोलूंगा इलेक्ट्रिकल नेटवर्क थ्योरी के बाद आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर आपका कंट्रोल सिस्टम या मैथमेटिक्स, ये 3-4 इजी वाले सब्जेक्ट प्रिपेयर करके फिर इलेक्ट्रिकल मशीन उठाएंगे तो अच्छा रहेगा। ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें किस सीक्वेंस में आपको तैयारी करना चाहिए। बट अगर आपने नेटवर्क थ्योरी पढ़ लिया है तो डायरेक्टली आप इलेक्ट्रिकल मशीन उठा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। हाँ, अगर कुछ दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ लेंगे, टाइम हो तो अलग बात है, अदरवाइज नेटवर्क थ्योरी के बाद आप इलेक्ट्रिकल मशीन आसानी से कर सकते हैं। बट नेटवर्क थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। इसमें डीसी के कॉन्सेप्ट, एसी के कॉन्सेप्ट, फेजर के कॉन्सेप्ट, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट, आरएमएस एवरेज वैल्यू के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ना जरूरी है, किसके पहले? इलेक्ट्रिकल मशीन के पहले। दूसरा चीज है कि इंपॉर्टेंस क्या है इस सब्जेक्ट की। पहले ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि अगर हम लोग गेट एग्जामिनेशन की बात करें, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या होता है ना, जिस चीज का इंपॉर्टेंस नहीं होता है वो कितना ही इंटरेस्टिंग हो पढ़ने में, हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो पहली चीज इंपॉर्टेंस ये है कि गेट एग्जामिनेशन की आप तैयारी करते हैं तो उसमें 12 मार्क्स का वेटेज रखता है आउट ऑफ 100, बहुत बड़ा वेटेज है, ठीक है। ये तो पहला एडवांटेज हो गया। दूसरा सबसे बड़ा एडवांटेज, बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको ये सब्जेक्ट आना ही आना चाहिए, क्योंकि आपसे कभी भी इस सब्जेक्ट से रिलेवेंट कुछ भी चीजें कहीं पर भी पूछी जा सकती है। तो बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आपको आना चाहिए, क्योंकि आपके किसी भी इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। हो सकता है इंटरव्यूअर को इसका आंसर नहीं पता, जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर नहीं पता, बट क्वेश्चन तो पूछ सकता है ना वो। तो कॉर्पोरेट, जैसे कई बार आपके कॉलेज कैंपस में भी कई बार इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाला जो स्टूडेंट होता है वो कई बार कॉर्पोरेट, जो आपके सॉफ्टवेयर आईटी इंडस्ट्रीज के इंटरव्यू होते हैं, प्लेसमेंट होते हैं, तो वहां पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताओ ट्रांसफार्मर में किस एप्लीकेशन पर वर्क करता है, प्रिंसिपल क्या है, कहां पे देखा है, 3 फेज सिंगल फेज कैसे पहचानोगे, बुशिंग कैसे पहचानोगे, इस तरह के। उसको हो सकता है इंटरव्यूअर को नहीं पता, बट क्वेश्चन पूछने का तो अधिकार है उसे। तो वो आपका कई बार कॉन्फिडेंस भी चेक करते थे, इसीलिए सब्जेक्ट पे कमांड अच्छा होना चाहिए। क्योंकि पूरा ये जो 4 मशीन है ना, इलेक्ट्रिकल मशीन जो मैं 4 बताई है, ये आपको एक सेमेस्टर में नहीं है, अलग अलग 2 सेमेस्टर में आता है। मेजोरिटी ऑफ यूनिवर्सिटी में ये ट्रांसफॉर्मर और डीसी 1 सेमेस्टर में होता है ना, नॉट फर्स्ट सेम, है ना, मैं वन मतलब किसी भी थर्ड सेमेस्टर में, मेजरली ये आपका होता है 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। मैं बोलूंगा 3rd सेमेस्टर में, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में, किसी किसी में 4th में भी हो सकता है, और ये कई बार आपको 4th में भी देखने को मिलता है, कई बार 5th में भी देखने को मिलता है। कुछ यूनिवर्सिटी में 5th सेमेस्टर में इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन होता है, किसी में ट्रांसफार्मर डीसी होता है, किसी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफार्मर और इंडक्शन का भी पैटर्न, इन दोनों का भी कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। तो डिपेंड की यूनिवर्सिटी कौन सी, बट ज्यादातर यूनिवर्सिटी में ट्रांसफार्मर और डीसी, और ये आपके 2 जोड़ी में होते हैं अलग सेमेस्टर में। चलो, तो इस पे बात हो गई। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये तो हो गया। तीसरा चीज है आपका कि जितने भी अदर देन गेट एग्जामिनेशन है, चाहे बीएआरसी की बात करें, बार की बात करें, इसरो की बात करें, या फिर
पीएसयूज की बात करें जो अपने अलग पेपर लेते हैं, या फिर स्टेट एईजेई की बात करें, स्टेट असिस्टेंट इंजीनियर या स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन होती है, जेई हो गया या फिर एसएससी जेई हो गया, सभी जगह पे अदर देन गेट एग्जामिनेशन सभी जगह पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन से। तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छा करना चाह रहे हैं तो ये सब्जेक्ट के बिना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अपना इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतना जरूरी सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग भी है, ऐसा नहीं कि टफ है टफ है टफ है, डिफिकल्ट नहीं। देखो कोई भी चीज डिफिकल्ट या इजी क्या होती है, सपोज करो आप मूवी देखने जाते हैं, किसी मूवी को बीच में से आप देख लेंगे तो कई बार समझ में आ जाती है, बट कुछ मूवी बीच में से समझ में नहीं आती है ना। तो ये सब्जेक्ट भी वैसा ही है, ये सब्जेक्ट भी ऐसा ही है कि इसको एक सीक्वेंस की जरूरत पड़ती है ना। किसी मूवी को हम लोग बीच में से उठा के नहीं देख सकते क्योंकि समझ नहीं आएगा कुछ भी। कोई मूवी को देख सकते हैं बीच में से, बट किसी मूवी को नहीं देख सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल मशीन भी ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सीक्वेंस बहुत जरूरी है, कौन सी चीज पहले पढ़ रहे हैं, कौन सी चीज बाद में पढ़ रहे हैं। तो डिफिकल्टी क्या आती है वो बताता हूं मैं आपको, कि सबसे पहली डिफिकल्टी आती है इसको तैयार करने में वीक बेसिक्स। वीक बेसिक्स का मतलब है कि कई बार जो आपको नेटवर्क थ्योरी सब्जेक्ट है वो बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा है आपने, कई बार उसके अंदर जो फेजर पढ़ाए गए, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन में फेजर यूज होगा, फेजर डायग्राम यूज होगा, ट्रिग्नोमेट्री प्रॉपर्टी यूज होगी, आरएमएस एवरेज वैल्यू यूज होगा, है ना। इंस्टेंटेनियस से आरएमएस, आरएमएस से आपको टाइम डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में कैसे चीजें चेंज करनी है वो पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम लोग नेटवर्क थ्योरी में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो अगर वहां ढंग से नहीं पढ़ा तो इलेक्ट्रिकल मशीन में डायरेक्टली बुक में भी से भी पढ़ोगे तो डायरेक्टली कई बार लिखा रहेगा तो आपको समझ नहीं आएगा। तो हमें लगता है कि मशीन कहीं ना कहीं डिफिकल्ट है, बट गलती मशीन की नहीं ना, गलती हमारे बेसिक्स की, हमने बेसिक्स अच्छे से पढ़े नहीं है ना। तो इस वजह से भी हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट को मन उठ जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन को तैयार करने में, कि वीक इसमें बहुत सारी चीजें डायरेक्टली गिवन है, बट बेसिक्स आपके स्ट्रांग होंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा चीज है इनकरेक्ट सीक्वेंस। इनकरेक्ट सीक्वेंस का मैं बोलूंगा कि कई बार स्टूडेंट मशीन, आइडियली मैं बोलूंगा ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले पढ़ना चाहिए। उसका रीजन क्या है कि हमने बचपन से दूसरी मशीन्स नहीं देखी। सिंक्रोनस मशीन हमने अगर देखी हुई होगी ध्यान नहीं दिया होगा, डीसी मशीन पे भी ध्यान नहीं दिया होगा, इंडक्शन पे भी ध्यान नहीं दिया होगा, ज्यादातर हमारा ध्यान ट्रांसफॉर्मर पे गया ही होगा, जिसको देसी भाषा में डीपी भी बोलते हैं हम लोग। हमारे घर के नुक्कड़ पे भी आसपास देखोगे तो आपका जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन आ रहा है वो कहीं ना कहीं किसी ट्रांसफॉर्मर से ही आ रहा है। आसपास देखोगे तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर लगा होगा, तो वो ट्रांसफॉर्मर हमने बचपन से देखा है। तो एक जो चीज देखी हुई रहती है ना, उसको पढ़ना, उसको इमेजिन करना आसान होता है कंपैरेटिवली दूसरी मशीन। तो इसीलिए मैं बोलूंगा कि ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद डीसी मशीन पढ़ना है। अब देखिए बहुत सारी जगह पे बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं ट्रांसफॉर्मर के बाद में डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से पहले क्या डायरेक्टली डीसी मशीन पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं। तो ये भी आप डायरेक्टली पहले स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रांसफॉर्मर भी आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट हाँ, ये जो अदर टू मशीन है, इंडक्शन मशीन, ट्रांसफॉर्मर कंप्लीट करने के बाद ही इंडक्शन मशीन पढ़ोगे और उसके बाद ही सिंक्रोनस मशीन सबसे लास्ट में, ठीक है। नहीं तो फिर दिक्कत होगी, सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा नहीं तो ट्रांसफॉर्मर डीसी इंडिपेंडेंटली कभी भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप पढ़ सकते हो, इंडिपेंडेंटली अलग से डायरेक्टली पढ़ सकते हो। बट इन दोनों के बाद इसका ट्रांसफॉर्मर के इंडक्शन मशीन के पहले ट्रांसफॉर्मर आना जरूरी है और डीसी भी पहले आना जरूरी, क्योंकि रोटेटिंग मशीन, क्योंकि ये भी इंडक्शन मशीन क्या है, रोटेटिंग मशीन है, तो रोटेटिंग के कुछ कॉन्सेप्ट डीसी में ऑलरेडी आप पढ़ चुके रहेंगे तो काफी आसानी रहेगी, है ना। चलिए, इम्प्रॉपर ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस, इसका मतलब क्या है कि हम लोग कई बार सब्जेक्ट के अंदर, जैसे ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी कई बार हम लोग क्या है ना, कॉन्सेप्ट को डायरेक्टली पढ़ना स्टार्ट कर जाते हैं, बट हमें यह नहीं पता होता इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए कुछ 2-3 बेसिक अगर चीजें पढ़ लेंगे तो आसानी रहेगी हमें। कई बार हम ट्रांसफॉर्मर उठाते हैं, कंस्ट्रक्शन देखा और डायरेक्टली हम लोग टेस्टिंग पे उतर आते हैं, उसका परफॉर्मेंस वगैरह कुछ भी नहीं देखते, डायरेक्ट ओपन सर्किट टेस्ट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट देखने लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको सब इन मशीन के अंदर भी जो कॉन्सेप्ट है उसका सीक्वेंस बहुत ही अच्छा रहना चाहिए, क्योंकि किताबों में क्या हुआ कि किताबों में बहुत अलग अलग राइटर ने अलग अलग अपने सहूलियत के हिसाब से लिखा है, बट आपको कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको सारी चीजें जमानी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली क्यों पढ़ रहे हैं हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नंबर लाने के लिए पढ़ रहे हैं। एंड ऑफ द डे तो यही ट्रूथ है ना कि एंड ऑफ द डे एग्जाम के 3 घंटे में या 2 घंटे में जो भी आपका पेपर रहे उसमें आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। दूसरा है हाउ टू समराइज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना, जैसे हम लोग 3rd सेमेस्टर की बात करें, 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को भी सुन रहे होंगे तो अपने आप को रिलेट कर पाएंगे इस बात से।
शुरू शुरू में थर्ड सेमेस्टर में स्टूडेंट होता है, जोश में भी होता है कि चलो इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना, इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना। ट्रांसफार्मर उठाया, बहुत अच्छे से पढ़ा, प्रोफेसर भी बहुत अच्छे से पढ़ा रहा है, सारा चीज हो रहा है, ट्रांसफार्मर बहुत अच्छे से पढ़ लिया। जब और हम फिर जाते हैं हमारे सीनियर के पास, वो सीनियर जिसने ट्रांसफार्मर और डीसी पढ़ लिया है, और जो हमारा सीनियर है ना वो इंडक्शन और सिंक्रोनस है। आपका जो सीनियर होगा उसको इंडक्शन और सिंक्रोनस होगा अभी सिलेबस में, और आप क्या पढ़ रहे हैं, ट्रांसफार्मर और डीसी। आप ट्रांसफार्मर अकेला पढ़ के जाते हैं अपने सीनियर के पास कि सर हमने तो ये सारा चीज पढ़ लिया है। सीनियर सोचता है कि यार मैं तो सारा चीज भूल गया हूं, इसे तो एकदम से याद है। आप उसके मजे भी ले लेते हो, एक दो डाउट पूछ के कि सर आपको ये पता है क्या। सीनियर बड़ा उससे बोलता है कि यार मुझे तो पता नहीं, मैं भूल गया हूं। आपको अंदर ही अंदर खुशी होती है कि आपसे बड़ा अगर, आपसे सीनियर अगर कोई कॉन्सेप्ट भूल जा रहा है और आपको पता है उस कॉन्सेप्ट, तो आपको बड़ी खुशी होती है उस टाइम पर। आपको लगता है सीनियर क्या पता, अभी पढ़ रहा हूं मैं मशीन, मतलब मैं अच्छे लेवल की तैयारी कर रहा हूं। सीनियर अलग दुख में है, सीनियर को लगेगा कि यार पता नहीं मेरा लेवल कहां जा रहा है, मैं ट्रांसफार्मर भूल गया, है ना। बट दोनों को अपना वास्तविकता थोड़े दिन बाद पता चलता है, क्योंकि जैसे आप ट्रांसफार्मर खत्म करके, डीसी खत्म करके जब इंडक्शन पे जाते हो, इंडक्शन मशीन पे, आपने सीनियर की पोजीशन पे आप जब जाते हो, तब तक जैसे ट्रांसफार्मर पड़ गया ठीक है, डीसी पड़ा थोड़ा ठीक है, इंडक्शन जैसे ही चालू हुआ ना, तो यहां पर इन दोनों मशीन की खिचड़ी पकना चालू हो जाएगी, और सिंक्रोनस तक जाते जाते आप इसमें धुंधली यादें हो जाएगी कि ट्रांसफार्मर में ये कॉन्सेप्ट कभी पढ़ा था। कुछ चीजें ट्रांसफार्मर की याद रहेगी, डीसी की मैक्सिमम चीजें उड़ जाएगी, इंडक्शन की तो लगभग 80% चीजें हवा हो जाएगी। तो कई बार क्या होता है, जब चौथी मशीन तक जाते जाते ये 3 मशीन आगे पार्ट पीछे सपाट वाला सिस्टम चलता है, तब आपको पता चलेगा यार सीनियर मतलब गलत तरीके से नहीं भुला था, वो सबके साथ होता है। तो मशीन में ऐसा ही है, आप एक मशीन को अच्छे से पढ़ के अगर उसको समराइज नहीं करोगे, एक एक मशीन को बहुत अच्छे से दिमाग के अंदर नहीं जमाओगे, नहीं अच्छे तरीके से आपने समराइज किया है, तो आपको बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा इन चारों मशीन को हैंडल करना। तो आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ के, रिवाइज करके समराइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि समराइज नहीं किया और पढ़ के आगे पढ़ते गए पीछे भूलते गए तो फिर कोई मतलब नहीं है चीजों का, ठीक है। एक और चीज है लास्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, लेस और मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब देखिए कई बार क्या होता है ना, हम इन मशीन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट पे तो बहुत ज्यादा अति वाले क्वेश्चन लगा लेते हैं, जहां जरूरत है 10 क्वेश्चन की हम 1000 क्वेश्चन कर जाते हैं, 100 क्वेश्चन कर देंगे, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। बट उस पता चले उस कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मात्र 10 क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, और किसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बहुत ही क्वेश्चन ही नहीं लगाते, एक आध क्वेश्चन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको ये सब बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से कॉन्सेप्ट में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने हैं, ना ही बहुत ज्यादा अति करनी है, ना ही बहुत लेस नंबर ऑफ क्वेश्चन लगाने, एक बैलेंस तरीके से क्वेश्चन लगाने हैं। क्योंकि आप बहुत ज्यादा क्वेश्चन लगा लेंगे तो उसमें पूरा कवरेज जब करेंगे तो उसमें फिर डिफिकल्टी आएगी। तो आपको एक बैलेंस तरीके से एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन या इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए, ठीक है। तो ये 5 डिफिकल्टीज आती है इलेक्ट्रिकल मशीन को पढ़ने के लिए, ठीक है। अच्छा, रेफरेंस बुक के बारे में बताऊंगा, बट मैं अभी सबसे पहले ये बताऊंगा कि मैंने किस तरीके से इलेक्ट्रिकल मशीन को कवर किया है, ताकि आप लोगों को भी हेल्प हो सके कि मैंने किस तरीके से, जिस तरीके से पढ़ाया है इलेक्ट्रिकल मशीन को, किस तरीके से हैंडल किया है, वो आप एक बार ओवरव्यू देख लीजिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि मशीन को कैसे तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए मैं बता देता हूं। सो मैं ओपन कर रहा हूं जी सेंट्रिक एप्लीकेशन, ठीक है। तो जी सेंट्रिक एप्लीकेशन पे स्टोर सेक्शन पे जाइएगा और इलेक्ट्रिकल मशीन टाइप कर दीजिएगा सर्च बार में, तो आपको ये सब्जेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ओवरऑल प्राइस भी लिख रखी है इसकी, कितना क्या है जो भी देख लेना आप, ये टोटल प्राइस है इसका। यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल होगा, मेरे ख्याल से ये वेलकम 10 अवेलेबल होगा, अप्लाई करिएगा यहाँ पे, ठीक है। अप्लाई करेंगे तो शायद प्राइस आपका रिड्यूस होकर 3000 के आसपास आ जाएगा, ठीक है। तो अब मैं बात करूंगा इस पे कंटेंट के ऊपर, है ना, कंटेंट के ऊपर। ये ध्यान से देखना, जो लोग परचेस करो नहीं करो ये आपका चॉइस है, बट इसको आप मैं इसलिए लेके आया हूं ताकि आपको एक तरीका पता चले किस तरीके से आपको मशीन तैयार करना है। इसमें जाएंगे तो मैंने यहाँ पे डेमो लेक्चर्स दे रखा है। यूनिट 1 ट्रांसफार्मर सबसे पहले पढ़ना है, फिर डीसी मशीन, फिर इंडक्शन मशीन, फिर सिंक्रोनस मशीन। उसके बाद ये नोट्स लिंक है, इसके अंदर नोट्स भी मिल जाएंगे ओवरऑल चारों मशीन के। रिवीजन सीरीज भी मैंने चारों को समराइज करके रिवीजन करवाया है 15 वीडियो के अंदर, और ये गेट बुक सीरीज है। पीवाईक्यू आपको टेस्ट फॉर्मेट में आप लगा सकते हैं, यहाँ पे 16 टेस्ट अवेलेबल है। चलो अब मैं ट्रांसफार्मर खोलता हूं, है ना, कंटेंट के ऊपर बात करते हैं कि किस तरीके से हमने कवर किया है। यहां पर सबसे पहले सिलेबस बताया, क्योंकि कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए सबसे पहले। फिर फैराडे एक्सपेरिमेंट, फ्लक्स लिंकेज, लेंज लॉ, इलेक्ट्रिकल मशीन प्रिंसिपल्स, जर्नी ऑफ सीआरजी और मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है
कि यहाँ पर सीआरजीओ मटेरियल की जर्नी किस तरीके से, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का मटेरियल होता है सीआरजीओ उससे बना रहता है, ठीक है। हिस्टैरिसीस कर्व इसको भी डिटेल में पढ़ाया हमने। फिर ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन, मैग्नेटिक सर्किट, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन भी करें। मैग्नेटिक सर्किट के ऊपर रिसेंटली क्वेश्चंस भी आए हुए हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर, नॉन मैग्नेटिक और मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में कैसे पता करें, उसके बाद हिस्टैरिसीस और मैग्नेटोस्टैटिक इफेक्ट, एडी करंट लॉसेस। फिर यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गेट के लिहाज से 4 लेक्चर के अंदर, क्योंकि हिस्टैरिसीस और एडी करंट के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। फिर लीकेज, फ्लक्स के बारे में देखा, रियल एंड प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर, ओपन सर्क्यूट टेस्ट, शॉर्ट सर्क्यूट टेस्ट, फिर उसके ऊपर क्वेश्चंस। फिर पर यूनिट कॉन्सेप्ट, मेजरली पर यूनिट कॉन्सेप्ट पावर सिस्टम में पढ़ते हैं हम लोग, बट यहां पर मैंने फिर भी एक थ्योरेटिकल वर्जन बताया, जो जितना पर यूनिट की जरूरत हमें इलेक्ट्रिकल मशीन में है उतना मैंने यहां पे बता दिया है। फिर उसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा। वोल्टेज रेगुलेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जीरो मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन देखे लॉसेस एंड एफिशिएंसी के ऊपर, फिर क्वेश्चन देखे ऑल डे एफिशिएंसी, डॉट कन्वेंशन, पोलैरिटी टेस्ट, ऑटो ट्रांसफार्मर, क्वेश्चन देखे एडवांटेज डिसएडवांटेज, कंपैरिजन बिटवीन ऑटो एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, पैरेलल ऑपरेशन, सबके ऊपर क्वेश्चन, बीच बीच में क्वेश्चन डिस्कशन, हर एक कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट के बाद क्वेश्चन। जिस कॉन्सेप्ट में ज्यादा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उसको उस हिसाब से कराया है, ठीक है। उसके बाद डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार डायमेंशन रिलेटेड प्रॉब्लम हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, उसका भी बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर में 12 वीडियो आएंगे। 3 फेज ट्रांसफार्मर से स्टूडेंट बहुत घबराते, बिलीव मी आपको बहुत मजा आएगा यहाँ पे 3 फेज ट्रांसफार्मर में। 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, फिर उसका क्वेश्चन डिस्कशन भी किया है। यहां से स्टार्ट करते हैं, ये है स्टैंडर्ड फेजर रूल्स, क्वेश्चन डिस्कशन, फेजर बेस्ड क्वेश्चन, हार्मोनिक एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार डेल्टा हार्मोनिक्स में कैसे देखेंगे, 3 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और ये हमारा ट्रांसफार्मर का जर्नी यहाँ पे फिनिश होता है इस तरीके से, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग चलेंगे डीसी मशीन पे। तो डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे। देखो मैंने फोल्डर बना रखे इसके अंदर, बेसिक कॉन्सेप्ट, ये बेसिक कॉन्सेप्ट में, ताकि आप थोड़ा सा बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करें, ताकि स्कूल लेवल एक्सपेरिमेंट, इसमें एक एक्सपेरिमेंट मैंने बताया जिससे कि आपको डीसी मशीन का थोड़ा सा आइडिया होगा। फिर मोटर जनरेटर एक्शन क्या होते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ये कई बार हम पढ़े होते हैं बट भूल जाते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है ये बताया। उसके बाद यहां पर हमने जनरेटर को सबसे पहले पढ़ा, ठीक है। जनरेटर में सब कुछ कम्यूटेशन एक्शन, योग, ये पूरा कंस्ट्रक्शन डिटेल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है, ठीक है। बेसिक्स ऑफ आर्मेचर, लेफ्ट वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, डिजाइन, उसके ऊपर न्यूमेरिकल। उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ जनरेटर, सीरीज, पैरेलल, कंपाउंड जनरेटर, वोल्टेज बिल्डअप प्रोसेस, क्रिटिकल, क्वेश्चन डिस्कशन। फिर आर्मेचर रिएक्शन देखा हमने ब्रीफ में बाय ग्राफ, बहुत अच्छे लेवल पर आर्मेचर रिएक्शन को डिस्कस किया है। इफेक्ट ऑफ ब्रश शिफ्ट, उसके बाद हमने मेथड ऑफ लिमिटिंग आर्मेचर रिएक्शन, फिर कम्यूटेशन प्रोसेस, इंटरपोल, क्वेश्चन डिस्कशन, कैरेक्टरिस्टिक्स और पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर। जनरेटर में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिलेंगे क्योंकि गेट में ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मोटर के ऊपर पूछे जाते हैं, तो इस वजह से मोटर पे सबसे ज्यादा हमने फोकस किया है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोटर, बैक ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, सब कुछ कराया है। स्पीड कंट्रोल, क्वेश्चन डिस्कशन, ये सब कुछ आप एप्लीकेशन में जाके देख सकते हैं। तो ये पूरा मोटर का कराया। उसके बाद मैंने कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ऐड करे। जब आप चारों मशीन पढ़ लेंगे उसके बाद ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप जो भी मैंने 20 क्वेश्चन कराए एक्स्ट्रा में, इनको जब करेंगे तो ओवरऑल मशीन आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही डीसी के बाद। उसके बाद चलते हैं इंडक्शन मशीन पे। तो इंडक्शन मशीन में भी देखिए यहां पर मैंने 3 फोल्डर बनाए। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेटिंग मशीन के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो सारी चीज बताइए। 3 फेज इंडक्शन मशीन बताया पूरा का पूरा। यहाँ पे 3 फेज के बारे में पूरा बहुत, प्रोडक्शन ऑफ टॉर्क, स्टेटर फेड, रोटर फेड, पावर डायग्राम, स्टीमेंस मॉडल, क्वेश्चन डिस्कशन, रोटर सर्क्यूट, टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, फिर क्वेश्चन डिस्कशन, स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन सफिशिएंट कराए मैंने इसके अंदर, ठीक है। सारा चीज, ये टाइप्स ऑफ ये स्टार्टर के टाइप, ये लेक्चर देखोगे या गेट 22 में जो क्वेश्चन आया है स्टार्टर के ऊपर, आप देखिएगा हूबहू क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन डिटेल, स्लॉट हार्मोनिक, स्क्यूइंग, एयर गैप कॉन्सेप्ट, टाइम एंड स्पेस। देखिए ये गेट में कभी फोकस नहीं करते, बट मैंने फिर भी बहुत ही छोटे लेवल से चीजें पढ़ाई, बिल्कुल बेसिक लेवल से पढ़ाई। क्यों? क्योंकि मुझे पता है गेट में तो ठीक है, बट ओवरऑल मशीन को समझने के लिए इन चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, ठीक है। डिप बार, डबल केज रोटर, ये सब कुछ पढ़ाया है इसके अंदर। उसके बाद हम लोग चले आगे, तो हमारे सिंगल फेज भी बहुत अच्छे से हमने डील किया है सिंगल फेज मशीन को। ये रही सिंगल फेज मशीन। 7 वीडियो में मैंने पूरा सिंगल फेज को, डबल रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, क्वेश्चन डिस्कशन, स्टार्टिंग मेथड्स, कैपेसिटर स्प्लिट, क्वेश्चन डिस्कशन। इसके अंदर 3-4 जितने भी टाइप की आपकी सिंगल फेज इंडक्शन मशीन की 4 टाइप है, वो चारों के चारों मैंने यहाँ पे कवर किए हैं।
तो ये रहा आपका इंडक्शन मशीन का। उसके बाद इंतजार होता है सबको, सर बाकी सब तो ठीक है, सिंक्रोनस कैसे पढ़ाया ये बताइए, है ना, क्योंकि ये मशीन काफी कम जगह पे अच्छे से पढ़ाया जाता है। तो इसके अंदर भी पहले मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है, बेसिक कॉन्सेप्ट में किस तरीके से ये रिएक्टिव पावर क्या होता है, ये आपका साइनोसॉइड कैसे बनाया जाता है, स्पेस एंड टाइम डिस्प्लेस्ड कॉन्सेप्ट क्या होता है, इनको बहुत अच्छे से पहले मैंने आपको ब्रीफ में बताया है, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ जनरेटर, देखो मशीन को स्टार्ट करने के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना बहुत जरूरी है। तो हर मशीन को मैंने बेहतर बनाने के लिए, आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ अच्छे एग्जाम्पल लिए ताकि आपको कैच कर सके। आपको शुरू के 2-3 लेक्चर में ओवरऑल समरी मिल जाएगी पूरी मशीन की, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो सके, ठीक है। फिर उसके बाद जनरेटर, जिसको अल्टरनेटर भी बोलते हैं, इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छे से पहले इसका डिजाइन देखा, हार्मोनिक्स देखा उसके ऊपर, फिर रोटर के ऊपर हमारा फोकस रहा, ठीक है। आर्मेचर रिएक्शन, इफेक्ट, इक्विवेलेंट सर्किट, क्वेश्चन डिस्कशन, ओसीसी, एससीसी, इसमें भी जो टेस्ट है वो बहुत डिटेल में पढ़े हमने, सारे के सारे टेस्ट। थ्योरी ऑफ सेलिएंट पोल अल्टरनेटर क्या होता है वो देखा, क्वेश्चन डिस्कशन देखे, पावर रिलेशंस देखे, इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये 39-40 लेक्चर, क्वेश्चन डिस्कशन, पैरेलल ऑपरेशन, ये ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स, गवर्नर वगैरह क्या होते हैं, सब कुछ बहुत डिटेल में यहाँ पे देखा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर सिंक्रोनाइजिंग पावर कोएफिशिएंट, हंटिंग एंड शॉर्ट सर्किट ट्रांजिएंट्स, वो भी देखा हमने। उसके बाद हम आए हैं सिंक्रोनस मोटर पे, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन के अंदर एक और फोल्डर है हमारा मोटर वाला, सिंक्रोनस मोटर। ये 11 वीडियो के अंदर पूरा मोटर को भी मैंने कवर करा है, ठीक है। कंडेंसर, सिंक्रोनस कंडेंसर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पावर फ्लो एंड एफिशिएंसी, क्योंकि इसके ऊपर, कंडेंसर के ऊपर काफी अच्छे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको प्रैक्टिकली पता भी बहुत अच्छे से होना चाहिए, पावर फैक्टर करेक्शन किस तरीके से होता है। तो ये ओवरऑल यहां पर आपको चारों मशीन का मिलेगा बहुत अच्छे से कलेक्शन, एक एक करके मैंने तकरीबन 248 लेक्चर में, और हर एक लेक्चर बहुत साइकोलॉजिकल तरीके से, बहुत सीक्वेंस तरीके से, ताकि आधे घंटे के अंदर आपका लेक्चर खत्म हो सके, उन सब चीजों का ध्यान रखा है। उसके बाद आप चारों मशीन को 15 वीडियो के अंदर पूरा समराइज भी कर सकते हैं। उसके बाद ये आप पीवाईक्यू, जितने भी पीवाईक्यू है 25 ईयर के, वो टेस्ट फॉर्मेट में हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए, ठीक है। उसके अलावा भी कोई डाउट रहे आपको तो ये चैट बॉक्स है, चैट बॉक्स, इस चैट आपके अपने, ये तो मैंने यहाँ पे वेब फॉर्मेट खोला है, ये एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस, जो मोबाइल या फिर टैबलेट उसी पे चलेगा। लैपटॉप के लिए डिफरेंट कोर्स और डिफरेंट प्राइस है उसके। ओवरऑल आप देखोगे तो यहाँ पे थंबनेल के ऊपर लैपटॉप का प्राइस भी लिखा रहेगा, ठीक है। 2849 इज द लैपटॉप प्राइस, और ये 3000, कूपन कोड जरूर लगा लीजिएगा, आपके इसमें चेक करिएगा, लगभग सभी अकाउंट में आपको कूपन कोड मिलेगा, 10% का वेलकम डिस्काउंट हम लोगों ने डाल रखा है, ठीक है। वो लगाना मत भूलिएगा पेमेंट करने से पहले। तो मजा आया होगा, सारा चीज किस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से आपका इलेक्ट्रिकल मशीन मैंने यहाँ पे कवर किया है। कुछ भी डाउट हो चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं अपना, कोई भी, अब पढ़ते पढ़ते आपको अगर किसी लेक्चर के अंदर कोई डाउट हो तो सब्जेक्ट का नेम, लेक्चर का नंबर, क्वेश्चन का नंबर, क्या डाउट है, आप अगर टेक्स्ट करके नहीं भेज सकते तो आप ऑडियो भी भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, अपना सॉल्यूशन भी भेज सकते हैं। आपने कोई क्वेश्चन ट्राई किया तो कहीं बीच में अटक गए तो वो आप भेज सकते हैं। तो हर तरह की हेल्प इस चैट बॉक्स के थ्रू ले सकते हैं। तो ये है तो रिकॉर्डेड फॉर्म, बट ये हाइब्रिड मॉडल है। आप पढ़िए अपना, और अपने टाइम टेबल के हिसाब से सारे लेक्चर्स पढ़िए, और जहां पर भी डाउट है आप रियल टाइम में यहां पर डाउट पूछ सकते हैं थ्रू चैट बॉक्स, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग कि कौन कौन सी किताबें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने अपनी जर्नी बता दी। अगर आप पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि सर हम सीक्वेंस वाइज, मैंने जो सीक्वेंस बताया, आपको कोर्स परचेस नहीं करना, आप जो सीक्वेंस मैंने बताया है उसको जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। और साथ में ये कुछ बुक्स के नाम है, इनको आप जरूर रेफर करिएगा। पीएस भीमरा बेस्ट बुक है, बट इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ये मोटी बुक दिखती है और हम लोग का 2-4 पेज अच्छे से पढ़ते हैं, दिखाने के लिए मोटी बुक लेके चलते हैं, हम लाइब्रेरी से घर तक आते हैं, पेरेंट्स भी सोचते हैं अरे बच्चा सही में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा है, बट 7-8 पेज के बाद स्टूडेंट पेशेंस खो देता है। तो बहुत अच्छी बुक है, बहुत पेशेंसफुली इसको जरूर पढ़िएगा। नागराथ एंड कोठारी, अगेन ये बहुत अच्छी बुक है, बट मैं बोलूंगा पीएस भीमरा या नागराथ एंड कोठारी, इन दोनों में से कोई एक बुक लेना। दोनों अगर मिक्स कर दोगे तो दिक्कत होगी, है ना। ऐसा मत करना आधा इधर से पढ़ लिया आधा इधर से पढ़ लिया, नहीं। आप इन दोनों में से कोई भी एक बुक सिलेक्ट करना, दोनों का थोड़ा थोड़ा कुछ भी पढ़ के देख लेना, जो आसान लगे आपको वो पिक कर लेना। दूसरा है, कुछ और अच्छे लेवल पे अगर आपको मशीन समझना है तो चैपमैन ले सकते हैं, ठीक है। और टाटा मैग्रॉल का पब्लिकेशन है चैपमैन, ये बुक भी ले सकते हैं। दूसरा, अशफाक हुसैन को भी आप कुछ मशीन्स के लिए, कुछ कॉन्सेप्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये 4 स्टैंडर्ड किताबें, वैसे तो किताबें और भी बहुत सारी है, बट ज्यादा आपको जरूरत नहीं है, इन 4 को ही फॉलो करिए। कई सारे स्टूडेंट जेबी गुप्ता को भी फॉलो कर सकते हैं, बट 4 मेरे हिसाब से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 4 बुक इनफ है।
तो एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिकल मशीन आप बहुत अच्छे से तैयार करिए। जो सीक्वेंस मैंने बताया, ट्रांसफॉर्मर सबसे पहले, फिर डीसी। अच्छा, कुछ लोग अगर डीसी डायरेक्टली पहले करना चाहे तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। डीसी और ट्रांसफॉर्मर अपने आप में इंडिपेंडेंट बॉडी है। बट अगर आपके पास टाइम है, कुछ आपका सेमेस्टर में कुछ चीजें नहीं फंस रही है, तो ट्रांसफार्मर को पहले पढ़ो, फिर डीसी को, फिर इंडक्शन को, फिर सिंक्रोनस को। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में आप पढ़िएगा, बहुत अच्छी तैयारी करिएगा। इलेक्ट्रिकल मशीन एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अमेजिंग सब्जेक्ट है, बहुत मजा आएगा। और मुझसे पढ़ रहे होंगे तो आपको फील करते हुए भी नजर आएगा चीजों को। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है और पढ़ने में उससे ज्यादा मजा आता है, तो आपको भी बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो एट दिस नोट मैं ये एंड करता हूं वीडियो। आप सबको शुभकामनाएं, बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़िए और एंजॉय करिए। ओके, थैंक यू।